फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 को नोटिफाई करके अपने कर्मचारियों के लिए एक अलग से एनपीएस रूल बना दिया है। और इस रूल के फोर्स में आने के बाद अब केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर्ड हैं, अब उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या फिर उनके जो रेजिग्नेशन है, टेक्निकल रेजिग्नेशन है, इस्तीफ़ा या तकनीकी इस्तीफ़ा है, अब यही सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 के तहत रेगुलेट होगा। तो दोस्तों, इस पर जो मैंने सीरीज़ की शुरुआत की थी, इस सीरीज़ में मैंने आपको पहले ही अलग अलग प्रोविज़न पर मैंने आपको जानकारी दी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टेम्प्रोरी हो या फिर परमानेंट हो, अगर अपने पोस्ट से रिजाइन करता है तो इस केस में उनके जो एनपीएस फंड में पैसा है उसका क्या होता है, या फिर उनके जो एनपीएस अकाउंट है उस पर इसका क्या प्रभाव होता है, कब ये पैसा पे किया जाता है, अगर वह कर्मचारी अपने इस्तीफा को वापस लेना चाहता है तो उससे संबंधित शर्तें क्या है और उससे संबंधित नियम क्या है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे क्वेरीज आ रहे थे जिसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। तो इसीलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको हर एक प्रोविज़न के बारे में बताता हूं जो कि रेजिग्नेशन और विड्रॉल से संबंधित है या फिर एनपीएस कॉर्पस में जो पैसा है उसके पेमेंट से संबंधित है या फिर एनपीएस अकाउंट से जो संबंधित जानकारी है, इस केस में वो भी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रूल 14(1) ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस और अ पोस्ट, यानी कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा से यानी कि सरकारी सेवा से या फिर अपने पोस्ट से इस्तीफा देता है तो इस केस में उनके जो एनपीएस अकाउंट में पैसा होता है या फिर जो उनका एनपीएस अकाउंट होता है इसे किस तरह से रेगुलेट किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या उनको इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो इस केस में किस तरह से रेगुलेट होगा इसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है यानी कि उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाता है और वह कर्मचारी ना तो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं और ना तो उनको इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तो इस केस में कहता है कि लम्प सम एंड द एन्युटी आउट ऑफ द सब्सक्राइबर्स एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस शैल बी पेड टू हिम, यानी कि इस केस में उनको लम्प सम अमाउंट पे किया जाएगा और उस अमाउंट से जो पेंशन बनेगा वो भी उनको दिया जाएगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे केस को कहा जाता है एग्जिट बिफोर सुपर एनुएशन और यह पेमेंट होता है पीएफआरडीए एग्जिट विड्रॉल रूल्स 2015 के हिसाब से, और इस केस में उस कर्मचारी को टोटल अमाउंट का 20% लमसम दिया जाता है और 80% अमाउंट का पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। लेकिन अमाउंट 1 लाख से कम है फिलहाल में और इसे प्रपोज किया गया है 2.5 लाख तक करने की, कि अगर 1 लाख से कम है तो ये पूरा का पूरा पैसा उस कर्मचारी को वापस कर दिया जाता है। लेकिन ये पैसा जो है इसके पेमेंट करने के लिए एक टाइम लिमिट रखा गया है, यानी कि जब से उनका इस्तीफा इफेक्टिव होता है जिस डेट से या फिर उसको ड्यूटी से जिस डेट से रिलीव किया जाता है तो उसके 90 डेज के बाद ही ये पेमेंट उनको मिलेगा। शैल नॉट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 90 डेज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि 90 दिन के बाद ही वो पेएबल होता है, 90 दिन से पहले वो पेएबल नहीं होगा इस केस में। लेकिन आगे जो प्रोविज़न है कि इसमें सरकारी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है यानी कि उस 90 डेज के अंदर उस सरकारी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में जो एनपीएस फंड में पैसा है वो उनके परिवार को यानी कि जो एलिजिबल मेंबर है उनके फैमिली को उनको पे कर दिया जाता है, ये पैसा उनको पे कर दिया जाता है और उन पर भी यही रूल लागू होता है बिफोर सुपर एनुएशन का, यानी कि उनके परिवार को भी 20% लमसम के रूप में दिया जाएगा और 80% अमाउंट का पेंशन खरीदने के लिए
कहा जाएगा। उस अमाउंट से जो पेंशन बनेगा वो पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल 1 लाख से कम अमाउंट है तो उनके परिवार को पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, जो उस फंड में पैसा है अगर 1 लाख से कम है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के पास एक ऑप्शन दिया गया है इस रूल के तहत कि प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट सच पर्सन में एट हिज ऑप्शन कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू एनपीएस विद द सेम प्लान एज नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। यानी कि उस कर्मचारी के पास में एक ऑप्शन है, चाहे तो पैसा इस अकाउंट से ना निकाले, इसे बंद ना करे, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन एज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, यानी कि अब इसमें सरकार तो अपना कंट्रीब्यूशन देगी नहीं, तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देके आप इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो बंद नहीं कर सकते हैं अकाउंट को, पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन उस कर्मचारी को दिया गया है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो केस होता है ये थोड़ा अलग होता है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि विद प्रॉपर परमिशन द रेजिग्नेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू टेक अप अनदर appointment whether temporary or permanent in the same or any other department of the central government or the state government and the employees of such department are covered by NPS। यानी कि जब कोई कर्मचारी टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए इस्तीफ़ा देता है और वहाँ भी NPS की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ भी कर्मचारियों के लिए NPS की व्यवस्था है, तो इस केस में किस तरह से रेगुलेट होता है तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर शैल कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू द NPS विद द सेम प्लान ऑन द न्यू अपॉइंटमेंट। यानी कि जब उस कर्मचारी की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में होता है तो इस केस में उनको अपना प्लान बदलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नया अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से ही उनका प्लान है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसी में अपना कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे। यानी कि जब वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं और दूसरा जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद उस सरकारी का जो कंट्रीब्यूशन है और उनके जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दोनों उसी में जमा होगा और उस अकाउंट को उस एम्प्लॉई के अपॉइंटमेंट यानी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के डेट से ही इफेक्टिव माना जाएगा उस अकाउंट को। लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट में मान लीजिए NPS की व्यवस्था नहीं है, जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में अगर वहाँ NPS नहीं है तो इस केस में उनके पास फैसिलिटी होता है कि इन द केस ऑफ एग्जिट ऑफ सब्सक्राइबर ऑन सुपर एनुएशन उनको बेनिफिट दिया जाता है। यानी कि जिस केस में किसी सरकारी कर्मचारी को PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स 2015 के तहत रिटायरमेंट पर जिस तरह से बेनिफिट रेगुलेट होता है उसी हिसाब से उस कर्मचारी को भी बेनिफिट दिया जाता है। यानी कि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस में जो टोटल NPS फंड में पैसा होता है उसका 60% कर्मचारी को वापस कर दिया जाता है लंप सम और 40% अमाउंट के पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। लेकिन वह अमाउंट अगर 2 लाख से कम है तो पूरे के पूरे रकम उस कर्मचारी को वापस कर दिया जाता है। लेकिन उस सरकारी कर्मचारी को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वहाँ NPS की व्यवस्था नहीं है तो चाहे तो उस अकाउंट में नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन मीन्स अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है अगर वह कर्मचारी चाहता है तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी अगर जिसने रेजिग्नेशन दिया था और अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहता है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ढेर सारे क्वेरीज इसी से संबंधित आते हैं और इसमें शायद आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला शर्त है कि इस्तीफ़ा तभी वापस करने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा अनुमति तभी दी जाएगी कि जब वह परमानेंट कर्मचारी हो। यानी कि अगर टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर इस्तीफ़ा दिया था तो उनको इस्तीफ़ा यानी कि वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पहला ये कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है कि उस सरकारी कर्मचारी ने जो इस्तीफ़ा दिया था तो कंपेलिंग रीजन्स विच डिड नॉट इन्वॉल्व एनी रिफ्लेक्शन ऑन हिज इंटीग्रिटी इफिशिएंसी और कंडक्ट, यानी कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अपने पर्सनल कारण से दिया था, यानी कि उनके कंडक्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं था, उनकी ईमानदारी पर भी कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन
पर्सनल कारण से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन अब उस सिचुएशन में चेंज हो चुका है। वह कर्मचारी अपना इस्तीफ़ा जो है सो वापस लेना चाहता है। तो उनके कंडक्ट पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उनकी ईमानदारी पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो अगर ऐसा केस है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और तीसरा कंडीशन है कि जब उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ था, यानी कि इफेक्टिव हुआ था, जब उनको ड्यूटी से रिलीव किया गया था और जब उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए अप्लाई किया है अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास में, तो इस बीच में जो उनका जो कंडक्ट है वो किसी तरह से इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। उनका जो आचरण है वो खराब नहीं होना चाहिए, बीच में उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए इस दौरान। उसके बाद जो चौथा कंडीशन है कि जब से उनका इस्तीफ़ा इफ़ेक्टिव होता है और जब वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके बीच की जो टाइम है वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 90 डेज हो चुका है तब उनको इस्तीफ़ा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी उनके अपॉइंट अथॉरिटी के द्वारा। और पांचवा कंडीशन है कि जब वो अप्लाई करते हैं इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए 90 डेज के अंदर, तो उस समय में जिस पोस्ट से उन्होंने रिजाइन किया था वो पोस्ट अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर एबलिश हो चुका है तो उनका इस्तीफ़ा, यानी कि उनको इस्तीफ़ा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसमें रूल 4 कहता है, सॉरी, छठा कंडीशन है, रूल 4, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ अ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस और पोस्ट विद अ व्यू टू taking up an appointment in or under a private commercial company or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the government or a body controlled or financed by the government। और ये कंडीशन कहता है, पांचवा कंडीशन, कि अगर उस सरकारी कर्मचारी ने इस्तीफ़ा दिया था किसी प्राइवेट कमर्शियल कंपनी ज्वाइन करने के लिए, कॉरपोरेशन ज्वाइन करने के लिए, या सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए, तो इस केस में भी उनको इस्तीफ़ा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन रूल 5 कहता है कि जब उनको इस्तीफ़ा वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और जब वो इस्तीफ़ा वापस लेते हैं तो इस बीच के पीरियड जो है, तो इस दौरान उनके सर्विस को ब्रेक नहीं माना जाएगा। वो जो डिले है, वो जो इंटरप्शन है, उसको क्षमा कर दिया जाएगा, यानी कि सर्विस को कंटिन्यू माना जाएगा अगर उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस दौरान उनको इस्तीफ़ा वापस लेने की अनुमति देती है। तो दोस्तों यही है एनपीएस सब्सक्राइबर जो हैं, अगर अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं या उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो एनपीएस कॉर्पस का क्या होता है, प्रैन का क्या होता है, और उनके इस्तीफ़ा अगर वापस लेना चाहते हैं तो इस केस में इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो यही प्रक्रिया है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।